हेलो बच्चों। मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूँ। हम साइंस के पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज जो है हम उसका एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि हम फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज हम फिजिक्स का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और फिजिक्स का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश, लाइट। आज हम लाइट को पढ़ेंगे, जो कि आपका 9वां चैप्टर है। ठीक है, तो ज़्यादा बात न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेता हूं मैं। टॉपिक का नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। पहले हम इसके कुछ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइट है क्या। लाइट, प्रकाश, एक प्रकार की तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है, एक वेव है। ठीक है, और यह एक ऊर्जा का रूप है। कैसा रूप है? ऊर्जा का रूप। तीन चार बातें इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं। बहुत सारी तरंगे होती है, किरणें होती है बहुत सारी। गामा है, यूवी है, एक्स गामा है, उसके बाद में एक्सरे है, उसके बाद में यूवी है, उसके बाद में ये लाइट वाली है जिसे हम ये वैसे तो ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग है ये। तो क्या है कि हम उसके बाद में आगे भी आती है, इंफ्रारेड है, उसके बाद में माइक्रो है, और उसके बाद में रेडियो है। लेकिन वो सारी वेव्स क्या है, वो दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है यही, क्योंकि ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से, इसका तरंग दैर्ध्य जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। और यही एकमात्र ऐसी वेव है जो हमें दिखाई देती है, प्रकाश। वैसे साधारण भाषा में कहे तो प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है, और इस प्रकाश की वजह से हमें दिखाई देता है। दिखाई कैसे देता है, मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा देता हूँ। पहली चीज तो प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। सबसे पहला टॉपिक, पहला पॉइंट है इसमें कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है, जिससे किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि जो मैं आप लोगों को वो स्पेक्ट्रम वैसे समझा देता, लेकिन आप लोगों की 10th क्लास में वो स्पेक्ट्रम है नहीं, जिसमें पहले आती है सबसे पहले आती है गामा रेज, फिर एक्सरे रेज आती है, उसके बाद में यूवी आती है, उसके बाद में ये आती है अपनी लाइट वाली, और उसके बाद में आती है इंफ्रारेड आती है, उसके बाद में माइक्रो आती है, और उसके बाद में आती है रेडियो। तो वो फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है और लेमड़ा जो है वो बढ़ता जाता है। लेमड़ा का मतलब है तरंग धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है। जो मैंने क्रम बताया है, तो ये कहीं बीच में आती है, 4000 से 8000 के बीच में, एंगस्ट्रॉम के बीच में इसका तरंग धीरे है, जिसकी वजह से हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, बाकी सारी है, एक्सरे है, गामा है, इंफ्रारेड है, रेडियो है, माइक्रो है, वो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वो चीज़ समझनी है, स्पेक्ट्रम समझना है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें, मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रम कंप्लीट समझा दूंगा। तो सबसे पहले यही बात है कि प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरी चीज ये इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि चुंबकीय विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किस में आती है? ट्रांसवर्स में आती है, अनुप्रस्थ तरंगों में आती है। क्या आती है? अनुप्रस्थ तरंगों में, जो कि
अनुप्रस्थ तरंगों में आती है। क्या है? तरंगों में के अंतर्गत आती है। ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी होती है जिनको चलन करने में किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, यानी कि ये इनको माध्यम की जरूरत होती ही नहीं है। ये वैक्यूम में भी अपना चल सकती है, वैक्यूम में भी गुजर सकती है। ठीक है। तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रकाश के बारे में हम छोटी छोटी सी चीजें हम जान चुके हैं। इनका तरंग दैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो वो हम इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं। आगे जैसे जैसे कुछ आता जाएगा मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा। ठीक है। ये 3-4 चीजें थी जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये ऊर्जा का रूप है, इसे हम देख पाते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि अनुप्रस्थ तरंगों के ही अंदर आती है और इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है भाई। ये कुछ बातें हम प्रकाश के बारे में लिख चुके हैं। प्रकाश से हम देख कैसे पाते हैं? अब कहीं अंधेरा हो तो हम इस मार्कर को हम देख पाएंगे। इसको, पेन को, जो है मेरे सामने पेन है, इसको हम अंधेरे में नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं होता। और हम इनको देख कैसे पाते हैं कि प्रकाश की किरण इस पे आई और फिर वो किरण टकरा के मेरे आंखों पे आई। ये प्रकाश की किरण इस पे आई और वो टकरा के मेरी आंखों में आई। इस वजह से मैं इसको देख पाता हूं। और सभी इसी तरीके से देखते हैं। ठीक है। कि किसी वस्तु पे प्रकाश की किरण पड़ती है, वो टकरा के परावर्तन होके अपनी आंखों में आती है, जिस वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये प्रकाश के बारे में जो छोटी मोटी चीजें थी ठीक ठाक वो हम लिख चुके हैं। अब हम जो है देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देखते हैं? परावर्तन। बच्चों जो भी चीजें होंगी मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाऊंगा, कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं। हो सकता है कि टॉपिक कुछ आगे पीछे हो, क्योंकि एक तरीके से समझाने में ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं जैसे जैसे आते जाएंगे टॉपिक सारे समझा दूंगा। ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। इसकी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। रिफ्लेक्शन या TI बनाइएगा। हाँ, टी लगा लेते हैं यहाँ पे। हम्म। रिफ्लेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है कि एक माध्यम है, ये वायु है, वायु एक माध्यम है। वायु क्या है? एक माध्यम है। और एक माध्यम ये है। माध्यम सबसे पहले आता है कि माध्यम होता क्या है माध्यम। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल? एक ही तरह के, छोटे छोटे एक ही तरह के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक निर्माण करते हैं, जिसे हम माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम माध्यम। जैसे कि मैं ये हाथ ले लूं, अब इधर ऊपर वायु है तो ऊपर वायु के मॉलिक्यूल्स है। ये हाथ में है, इसमें इस चीज के मॉलिक्यूल्स है, चमड़ी है उसके, और इसके नीचे भी वायु है। तो एक माध्यम ये हो गया, एक माध्यम ये हो गया। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है कि एक माध्यम है, इससे प्रकाश की किरण आई, इससे प्रकाश की किरण आई और अधिकांश भाग इस सतह से टकरा के लौट गई। अधिकांश भाग सतह से टकरा के लौट गई। अब 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती है प्रकाश की किरण में, कि एक तो आई और इसने अवशोष कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया।
कंज्यूम कर ली, जो भी लाइट आई उसको सारी को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। पहला काम तो ये हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि जैसे हम कांच ले ले, माध्यम, माध्यम क्या ले ले, कांच। तो लाइट आई और उसके पार निकल गई, समझ गई। तो एक तो वो माध्यम घटना हो सकती है। तीसरी घटना ये कि आई और टकराई और फिर से लौट गई। तो जो तीसरी घटना है कि प्रकाश की किरण आई, अधिकांश भाग टकरा के फिर से उसी माध्यम में लौट गया, ये वायु माध्यम माध्यम है। प्रकाश की किरण आई, टकरा के वापिस वायु के माध्यम में लौट गई, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मैं इसी चीज को लिख रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा लिख रहे हैं। जब प्रकाश एक सतह पर गिरता है तो अधिकांश प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, समझ गए। अब हम देखते कि होता क्या है कि एक जैसे सतह ले ली हमने, ये सतह ले ली हमने, एक सतह ले ली ये, ठीक है। और इस पे ये हम पॉलिश कर देते हैं, इस सतह पे क्या है, पॉलिश हमने कर दी है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण आई, यहां से प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई, ठीक है, और वापिस इसी माध्यम में लौट गई, ठीक है। प्रकाश की किरण आई, इसे टकराई और वापिस उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो जो किरण आई, जो किरण यहां से आई, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो किरण टकरा के चली गई, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और ठीक है, ये क्या हो गया, दो चीजें होगी कि एक तो आपतित किरण होगी और एक क्या हो गई, परावर्तित किरण। एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। तो सतह है, प्रकाश की किरण आई, जो आई उसे कहते हैं आपतित किरण, टकराने के बाद में चली गई। और जो जा रही है टकराने के बाद में उसे कहते हैं परावर्तित किरण, यानी कि ये परावर्तन हो गया इसका, तो परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके बीच में एक होता है, ये लो जी, हम्म, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है अभिलंब। ये मैंने क्या लगा दिया है, अभिलंब। क्या लगाया है, अभिलंब लगाया है। ये मैंने लगाया है अभिलंब। जैसे ये सतह है, प्रकाश की किरण आई, टकरा के चली गई, तो मैंने बीच में क्या लगा दिया, अभिलंब। जिसे इसे क्या कहते हैं, अभिलंब।
अभिलंब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और अब यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, वो चीज ये है कि बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में कुछ कोण बना रही है। देखो यहाँ पे ये कोण बना रही है और एक ये कोण बना रही है। इस कोण को कहते हैं थीटा आई और इस कोण को कहते हैं थीटा आर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना कोण ये अभिलंब से आपतित किरण बनाती है, उतना ही कोण अभिलंब से परावर्तित किरण बनाती है। जैसे ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। किरण आई और यहाँ पे एक कोण बना, ठीक है, कोई भी मान लो कोण बना, फिर यहां से टकरा के चली गई तो इसके साथ में भी कोण बना। तो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या रहेंगे? बराबर। यानी कि कोण आई बराबर कोण क्या रहेगा? आर रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? कोण आई बराबर कोण आर हमेशा ये रहेगा ही रहेगा। समझ गए? समझ गए ना? कोण आई जिसे हम क्या कहते, क्या है? इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और जो आर है इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। समझ में आया होगा कि एक सतह से टकराई, लौट गई, यह विलंब खड़ा कर दिया, तो जितना कोण विलंब के साथ में आपतन किरण बना रही है, टकराने के बाद में उतना ही कोण परावर्तित किरण बनाएगी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। कोण आई बराबर कोण आर। इस चीज का विशेष ध्यान रखे, ये वाला चीज। अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन समझा देता हूं कि कैसे है। देखना भाई, ये किरण है और ये टकरा के इस पे टकराई और इस पे टकराई और इधर चली गई, और ये अपना क्या है? अभिलंब है। ये अपना क्या है? अभिलंब। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपने पास में ये कोण 40 डिग्री है, हमें ये कोण दे दिया 40 डिग्री, ना तो कोण आई दिया ना कोण आर दिया, हमें ये कोण दे दिया 40 डिग्री। ये कोण है आई, ये कोण है आर और ये कोण भी अलग है। तो हमें ये तीनों कोण निकालने हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये जो विलंब है ये कितने डिग्री पे है? ये 90 डिग्री पे है। ये कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। अब ये 90 डिग्री पे है, तो 90 में से ये हो गया 40, तो ये कितना बच गया? ये कोण बच गया, ये कोण बच गया, ये कोण बच गया 50 का। ये कोण कितने का बचा? 50 डिग्री का। कितने का बचा? 50 डिग्री का। और मैंने अभी कहा था कि कोण आई बराबर कोण आर, तो कोण आई अगर 50 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का बचा? 50 डिग्री का। और इधर भी ये 90 डिग्री का है, तो ये 50 डिग्री का, तो ये कितने का बच गया? 40 डिग्री का। ये कितने का बच गया? 40 डिग्री का। तो इससे आप निकाल सकते हो, एक कोण दे दे तो बाकी के 3 कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम, पहला नियम मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्या बताया? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण अभिलंब के साथ समान कोण बनाते हैं। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या बताया मैंने? आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी जो चीज मैंने आप लोगों को समझाई, जिसे बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है? दूसरी चीज मैंने आप लोगों को जो समझाना है, वो समझाना है कि 3 चीजें बताई मैंने आप लोगों को। आपतित किरण आई, टकरा के
लौट के परावर्तित किरण हो गई, और एक अभिलंब। देखना, ये आया जैसे आपतित किरण आई, ये किरण आई आपतित, और ये विलंब है, और टकरा के ये चली गई परावर्तित किरण। तो आप लोग देखोगे कि आपतित किरण ऐसे आई, ये दोनों सिद्ध में ही है ना, ये दोनों एक सिद्ध में है, और टकराने के बाद में ये दोनों भी क्या है, एक सिद्ध में, यानी कि तीनों एक सिद्ध में, यानी कि एक तल में है। जैसे मैं यहाँ पे पेज लगा दूं, क्या लगा दूं, पेज लगा दूं, तो पेज में इधर से आई, पेज के पास से ये अभिलंब, और पास पेज के पास से ये टकरा के निकल गई। तो तीनों आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। कैसे होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। जैसे पेज है, पेज पे ये किरण आई, टकरा के चली गई, और इधर ये विलंब है। समझ गए? तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीसरी चीज और समझाने वाली है, वो ये है, समझना ध्यान से। तीसरी चीज मैंने कहा कि कोई देखना, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, ये मैंने वो लिया, एक सीधी लाइन, यहां से एक किरण आई, ये किरण आई, और टकरा के ये चली गई, ये चली गई टकरा के, और ये अपना क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब। मैंने कहा जितना कोण ये रहेगा, जितना कोण ये आई रहेगा, जितना कोण आई रहेगा, उतना ही कोण आ रहेगा। मैंने ये बताया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। वैसे मैं आप लोगों से समझा रहा हूँ, इधर एक एक ये लाइन खींच दी मैंने, अब इधर से एक किरण आई, और ये टकरा के इधर चली गई, और ये क्या है, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, जितना कोण, और ये विलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि एक किरण आई, अभिलंब के साथ में ही आई, ये लो जी, ठीक है, एक किरण आई, और ये विलंब के साथ में आई, ये साथ में आई, और टकराने के बाद में जाएगी किधर से, अभिलंब से ही जाएगी। यानी कि अगर कोई किरण इधर से आई, किरण इधर से आई 90 डिग्री के कोण पे, यह विलंब है, 90 डिग्री के कोण पे आई, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री के कोण पे आएगी, तो यहां विलंब के साथ में कोण कितना हो गया, 0। अभिलंब के साथ में कोण कितना हो गया, 0। अब अभिलंब के साथ में 0 कोण पे है, तो जाएगी भी 0 कोण पे। अगर अभिलंब के साथ में आने वाली किरण 10 डिग्री पे है, तो जाएगी भी 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे है तो 20 डिग्री पे जाएगी, 30 डिग्री पे आई तो 30 डिग्री पे जाएगी। लेकिन अभिलंब के साथ में आ गई, यानी कि साथ में, तो 0 कोण हो गया, 0 पे आई है तो 0 पे ही जाएगी। इसका मतलब जाने वाली किरण भी क्या रहेगी, 0 पे रहेगी। क्या रहेगी, 0 पे। ये लो जी, समझ गए? मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर कोई किरण समतल में अभिलंब के साथ में आती है, अभिलंब जो होता है प्रकाश की किरण, उसके पास से है 0 डिग्री के कोण पे है, ठीक है, यह विलंब है। सरफेस है, सरफेस के लंबवत ये विलंब होता है, तो लंबवत सरफेस के लंबवत है, क्या है, सरफेस के लंबवत, यानी कि जब प्रकाश की किरण समतल के लंबवत आए, परपेंडिकुलर आए, तो वह किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, वह किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। समझ गए?
तो ये चीज 3 पॉइंट हो गए परावर्तन के 3 नियम। पहला नियम क्या लिखवाया मैंने? पहला नियम मैंने आप लोगों से बताया कि जितनी आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। दूसरी चीज मैंने बताई कि आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीसरी चीज मैंने बताई कि अगर ये समतल है, इसके लंबवत किरण आएगी तो लंबवत ही चली जाएगी। समझ गए? लंबवत किरण आएगी तो लंबवत ही चली जाएगी। ये 3 चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे विचलन कोण। आगे हम क्या देखेंगे? विचलन कोण देखेंगे। अब हम देखेंगे विचलन कोण। विचलन कोण क्या देखेंगे? विचलन कोण। विचलन कोण होता क्या है, मैं समझाता हूं आपको पहले। यहां ये मैंने ले ली एक रेखा सीधी। ठीक है भाई, अब देखना ये किरण इस पे आई, ये मैंने एक सीधी रेखा ली। और ये किरण इस पे आई, लेकिन जाना किस, इस किरण को जाना चाहिए था इधर। जाना किधर चाहिए था? इधर। किरण जाने के लिए तो इधर आई थी, लेकिन ये टकरा के किधर लौट गई? इधर लौट गई। टकरा के इधर लौट गई। ठीक है, जाना तो उसको इधर चाहिए था, लेकिन टकरा के उधर लौट गई। टकरा के उधर लौट गई तो कितनी विचलित हुई? कितनी विचलित हुई ये जाना तो इसको इधर था, लेकिन ये इधर चली गई। यानी कि कितनी दूर चली गई? इतनी दूर चली गई। ये इतने कोण से क्या हो गई? विचलन। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से। यानी कि जो ये कोण है इसे कहते हैं डेल से, और इसे ही हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? विचलन कोण। इधर से जाना चाहती थी लेकिन इधर से नहीं गई, टकरा के इधर चली गई। अब टकरा के इधर चली गई तो कितना विचलित हुई? इतना। यह कोण जो है इतना विचलन हो गई, इतना इसका विचलन हो गया, इसलिए इसे हम विचलन कोण कहते हैं। और अब देख लेते हैं, और ये है अपना अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। आपको पता ही है अभिलंब के साथ में कौन सा कोण बनाती है? कोण आई। और जाने के बाद में कौन सा कोण बनाती है? कोण आर। अब आप लोग एक चीज देखिए, एक चीज देखिए कि ये एक गणित का एक तरीका है। ये है जैसे कि मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ये एक सीधी ये है एक रेखा, ये कोण ये है, ये कोण है। ठीक है, तो ये जो सीधी रेखा होती है ये 180 डिग्री की होती है। कितनी डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। कितनी डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। अब इस पे चाहिए ये कोण बनाओ, ये कोण बनाओ, और चाहे एक कोण और बना दो, और चाहे एक कोण और बना दो, तो ये सारे कोण मिलके एक सीधी रेखा ही बनेगी। तो कितने होंगे? 180 डिग्री के। इसलिए यहाँ पे देखो ये सीधी रेखा है, तो इसमें कोण आई है, फिर कोण आर है, फिर कोण क्या है? डेल है। तो ये सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं। क्या? वह कोण, वह कोण जिससे आपतित किरण, जिससे आपतित किरण अपने वास्तविक पथ से, वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। तो वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विचलन कोण कहते हैं। अब देखना ये है, ये कोण आई आर और ये डेल, ये पूरे एक सीधी रेखा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सीधी रेखा। और इस वजह से क्या होगा कि कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल, ये
तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होगा, 80 डिग्री, 180 डिग्री। मैंने पहले ही कहा था कि सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों ये हो गया विचलन कोण। ये क्या हो गया, विचलन कोण। एक बार फिर से देख लो कि ये किरण इधर से आना चाह रही थी, ये किरण इधर से आना चाह रही थी, लेकिन इधर से ना आके, ये कोण इधर से ना आके इधर चली गई। ये रेखा इधर जाना चाह रही थी, लेकिन ये इधर चली गई। कितनी, वास्तविक पथ तो इसका ये था, लेकिन वास्तविक पथ से ये थोड़ी सी पहले ही मुड़ गई। तो कितना मुड़ी, इतना मुड़ गई ये कोण। तो इसी कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। यानी कि एक किरण अपने वास्तविक पथ पे जाना चाहती थी, लेकिन वास्तविक पथ पे नहीं गई, इधर टकरा के इधर चली गई। तो कितना टकरा के, कितना कोण टकरा के ये मुड़ गई, तो उसे हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। कि किरण अपने, जब प्रकाश की किरण अपने वास्तविक पथ से जाना चाहती है, लेकिन वास्तविक पथ से जितना विचलन होके चली गई, ये वास्तविक पथ था, ये इसका क्या था, वास्तविक पथ। इधर से आई, इधर जाना चाहती थी, लेकिन इतना विचलित होके चली गई, तो इसे ही विचलित कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विचलित कोण। ठीक है, विचलन कोण। अब हम अगला जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। जिस ये चीजें उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी। अब देखते हैं हम प्रतिबिंब। क्या देखते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसे हम इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। मैं प्रतिबिंब को आपको समझाता हूं कैसे, ध्यान से देखना। कि ये कोई दर्पण है, मान लो ये क्या है, दर्पण है। एक रेखा इधर से आई, ये बिंदु है। एक रेखा इधर से आई, ठीक है, और इधर से टकरा के मान लो कि इधर चली गई। मान लेते हैं एक बार के लिए, एक आई इधर से और टकरा के चली गई इधर। दो किरणें आई, टकरा के अपने पथ की जिस तरफ उनको जाना था उधर चली गई, और यहां पे मिल गई। जहां पे दोनों किरणें मिलेंगी उस जगह पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बनेगा, उस जगह पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कि किरण यहां से आई और इधर चली गई, दूसरी किरण यहां से आई और वो इधर चली गई। अब ये मिल सकती है क्या, ये तो इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, दोनों अलग अलग जा रही है। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये तो अपन दूर होती जा रही है, ये कभी मिलेंगी नहीं। वास्तविक में तो ये नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको अगर पीछे बढ़ाते हैं, इनको क्या करें, पीछे बढ़ाते हैं, तो हमें ये मिलती हुई प्रतीत होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए क्या, इधर भी मिल रही थी और इधर भी मिल रही थी। इधर क्या है कि वास्तव में मिल रही थी, इधर क्या है, रियल में मिल रही थी, वास्तविक में मिल रही थी। तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और इधर वास्तव में तो इधर टकरा के चली गई, लेकिन हमें आभास हुआ कि ये पीछे इनको बढ़ाते हैं तो पीछे जाके मिल जाती है, तो पीछे आभास हुआ, तो इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो समझो बात को, क्या कहा मैंने मैंने कहा कि जब परावर्तित किरणें क्यों कहा कि आई और टकरा के चली गई, तो टकराने के बाद में जब परावर्तित किरणें मिलती हुई मिले, जब परावर्तित किरणें मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दो कंडीशन है क्या, या तो वास्तविक में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हमेशा किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तब प्रतिबिंब बनता है। तो पहली चीज। दूसरी चीज कि जब यहाँ पे देखो मैंने पहला चित्र बनाया, इसमें वास्तविक में किरण आई और दोनों हमें दिखाई दे रही कि टकरा गई, दोनों किरणें में दिखाई दे रही है वास्तव में टकराई, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और इधर दूसरे चित्र में मैंने कहा, क्या दिखाया आप लोगों को कि वास्तविक में तो नहीं मिली, लेकिन उनको पीछे बढ़ाया तो हमें आभास हुआ। क्या हुआ, आभास। जैसे कांच होता है, कांच में ऐसा थोड़ी कि हम जैसा है उधर रियल में वैसे ही बन गई, उधर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसा नहीं है कि वास्तविक बन गया, कि मैं जैसे मोटाई लंबाई चौड़ाई है जितनी है, उधर कांच के अंदर भी मोटाई लंबाई चौड़ाई है, अंदर कोई घुस गया है, वैसा नहीं है। ठीक है, तो वो प्रतीत होती है, आभासी बिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किसका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। वास्तव में मिलेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब, और प्रतीत होंगी, हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभास होगा तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये दो हो गई, तीन चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये तीनों चीजें मैं आप लोगों को
लिख देता हूं, ये तीनों चीजें मैं आप लोगों को लिख देता हूं। तीनों चीजें मैं आप लोगों को लिख के देता हूं। पहली चीज क्या है? पहली चीज है जब परावर्तित किरण जब परावर्तित किरणें जब परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है, तब प्रतिबिंब बनता है, तब प्रतिबिंब बनता है। पहली चीज। दूसरी चीज मैंने क्या कही? जब परावर्तित किरण वास्तविकता में मिलती है, वास्तविकता में मिलती है, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और चौथी चीज, तीसरी चीज मैंने क्या लिखाई? जब परावर्तित किरणें वास्तविकता वास्तविकता में नहीं मिलती, वास्तविकता में नहीं मिलती, लेकिन लेकिन किरणों को पीछे की तरफ, किधर? पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया प्रतिबिंब, समझ गए? प्रतिबिंब के बारे में तीन चीजें कही कि किरणें आपस में मिलेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा। पहली चीज क्या बताई? किरणें या तो आपस में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी तो प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात मैंने बताई कि जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और परावर्तित किरण पीछे की तरफ बढ़ाने पर, परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम शुरू करने वाले हैं दर्पण। क्या शुरू करने वाले हैं? दर्पण। हम अब शुरू करेंगे दर्पण, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। दर्पण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। दर्पण क्या हुआ? दर्पण में यहाँ पे समझा देता हूं मैं आप लोगों को। बेटा जो दर्पण है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है समतल दर्पण। कैसा है? समतल दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। दूसरा कैसा है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जिसमें
पहला है अवतल दर्पण, और जो दूसरा है वो कैसा है, उत्तल दर्पण। कैसा है, उत्तल दर्पण। तो हम ये पढ़ेंगे दर्पण, समतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इतना हो गया है बच्चों। अब हम आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया। जहां पे भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है उस चीज के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे, ताकि मैं उस टॉपिक को फिर से बारीकी से समझा सकूं। समझ में आया बच्चों तो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि अच्छा लगा या कैसा लगा है, ठीक है बच्चों। और ऐसे में आप लोगों के लिए डेली, अब साइंस के भी लगभग डेली में वीडियोस बनाऊंगा बच्चों। क्या है कि 20 तारीख तक थोड़ा सा कुछ कुछ दिन छूट जाएंगे, हो सकता है कि बीच में 4-5 दिन भी छूट जाए। तो ऐसा है कि बच्चों 4-5 दिन भी छूट जाएंगे, लेकिन 20 तारीख के बाद में कोई भी दिन छूटेगा नहीं। इस वजह से बच्चों आप लोगों को करना क्या है, पढ़ना है अच्छे से, और वीडियोस जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। बस इतना ही कहना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।